बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी मैं आपको व्याकरण की कड़ी में ले चल रही हूँ। मैंने आपको अपने पिछले कई सारे वीडियो में व्याकरण की चीज़ों को ही पढ़ाया ताकि आपको दोहराने का मौका अच्छे से मिल जाए। जहाँ कहीं आपको कोई दिक्कत आए आप उसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ लीजिए ताकि व्याकरण की कठिनाइयाँ अपने आप दूर होती चली जाएं। मैंने आपको पदबंध पढ़ाया, अलंकार पढ़ाया, वाक्य पढ़ाया। अब बारी आती है कि मैं आपको समास पढ़ाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं समास पढ़ाने के लिए आपके साथ हूँ। उसके पूर्व के सारे काम को कर डालिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से मैं आपको आज समास पढ़ाने जा रही हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि समास किसे कहते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब कभी उसे कुछ लिखना हो, उसे कुछ बोलना हो, तो ये चाहता है कि कम मेहनत, कम परिश्रम में ज़्यादा काम कर ले। हम सब की ये आदत होती है कि अगर कम से काम चल जाए तो हम ज़्यादा में क्यों जाएं। तो समास शब्द जो होता है वास्तव में उसे संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया कहना चाहिए। यानी कि समास जो है बोली गई चीज़ को, लिखी गई चीज़ को संक्षिप्त कर लिखने की एक प्रक्रिया है। अगर हमें किसी भी कारण से लिखना हो राजा का पुत्र, तो हम राजा का पुत्र लिखने की जगह राजपुत्र लिख दें, हमारा काम हो गया। इस तरह से यदि देखा जाए तो समास मात्र संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। इस चीज़ को समझ लीजिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि लंबे वाक्य लिखने की जगह कुछ पदों को उसमें से निकाल कर वाक्य को संक्षिप्त कर लेते हैं। जहाँ कहीं मैंने आपको जब वाक्य पढ़ाया था तो संयुक्त और मिश्र वाक्य में ये चीज़ बताई थी कि दो वाक्य हैं, उनमें से संक्षिप्त ही किया जा रहा, लेकिन एक योजक जोड़ा और दोनों को एक की क्रिया निकल गई। तो इस तरीके से वो तो वाक्य का संक्षिप्तीकरण था। हम यहाँ वाक्य के संक्षिप्तीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आपसे कह रहे हैं शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समास की परिभाषा बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जानी चाहिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए जो शब्द बनते हैं उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब मैंने आपको अपनी बात को परिभाषिक शैली में समझाने की कोशिश की है, परिभाषा के द्वारा आपको बात को समझाने की कोशिश की है कि समास का क्या मतलब है। इस तरह से अगर देखा जाए तो शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ परिभाषा कह रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की क्रिया
को हम समास कहते हैं। बहुत जगह पुस्तकों में इसके लिए समस्त पद भी लिखा मिलेगा आपको, किताबों में, बोलचाल में समस्त पद, प्रश्नों में समस्त पद लिखा रहेगा। तो समस्त पद का मतलब होता है वही समास। तो हमारी बिल्कुल साधारण सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नीचे एक उदाहरण दिया है, गंगा का जल। अब यहाँ पर हमने उसको संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया से जब समास बनाया तो शब्द क्या बन गया, गंगा जल। आपने छोटी कक्षाओं में भी समास पढ़ा होगा, कक्षा 8 वगैरह में, चूँकि बीच में कक्षा 9 में अंतर हो जाने के बाद, 1 साल का अंतर के बाद हो सकता है आपको कुछ चीज़ें विस्मृत हो गई हों, भूल गई हों, तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप उस पर ध्यान अगर दिए तो याद आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए, गंगा का जल संक्षिप्त किया गया तो का की आवश्यकता है ही नहीं, बना दिया गया शब्द गंगा जल। अब यहाँ पर आराम से संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया बन के ये समास बन गया या समस्त पद बन गया। तो मैंने आपको यहाँ पर समास की परिभाषा समझाई। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर कहा गया समस्त पद के पदों को अलग करना समास विग्रह है। देखिए, 2 चीज़ आपको प्रश्नों में पूछी जाती है। एक तो होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक होता है इस तरह से गंगा का जल लिखा हो तो आपको समस्त पद या समास बनाने को मिले, तो इसको हम कहेंगे कि ये है समास। लेकिन जो अगर आपको गंगा जल मिले तो आपने उसको विग्रह किया होगा तो लिखेंगे गंगा का जल। तो ये हो गया आपका समास विग्रह। इसको हम कहेंगे समास विग्रह। गंगा का जल ये समास विग्रह है, और जो बन के तैयार हुआ इसको हम कहेंगे समास या समस्त पद। कहने का मतलब, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा होगी कि समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा जल शब्द है और आपको विग्रह करना होगा तो आप लिखेंगे गंगा का जल। ये गंगा का जल विग्रह हो गया और गंगा जल समस्त पद या समास बन गया। तो अलग करना विग्रह कहलाया और बनना समस्त पद या समास हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 चीज़ जानने की आवश्यकता है। एक तो समस्त पद जानने की आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता है समास विग्रह की, क्योंकि आपको समस्त पद भी दिया जा सकता है कि आप उसको समास विग्रह करें, और विग्रह किए हुए शब्द को देकर समस्त पद बनाने को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने 2 चीज़ें यहाँ पर सीखी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, समास के प्रकार पर आ जाती हूँ। समास के प्रकार सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं, आप नाम याद करिएगा। समास के प्रकार, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठा है अव्ययी भाव समास। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि समास के कितने भेद हैं। तो ये माना जाए कि समास के 6 भेदों के नाम अच्छी तरह से रट लेंगे
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। अब मैं बारी बारी एक एक समास के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, एक एक के बारे में बताऊंगी, कुछ उदाहरण आपको यहाँ समझाऊंगी और कुछ आपको करने को दूंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी तक समास के भेद बताए। अब बारी आ जाती है तत्पुरुष समास समझाने की। तत्पुरुष समास समझने के लिए आपको कारक चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये जानना आवश्यक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बात करूं कि क्या आप कारक के बारे में जानते हैं, या ऑनलाइन कक्षाएं हों उसमें आपसे पूछूं कि आप कारक के बारे में जानते हैं, तो शायद संभवतः आप उत्तर देंगे। लेकिन ये वीडियो है, इसमें मैं आपको सवाल स्वयं पूछ के स्वयं उसका उत्तर आपको दे रही हूँ। कारक चिन्हों को जानना बहुत आवश्यक इसलिए है कि तत्पुरुष समास में जब तत्पुरुष समास का हम भेद करते हैं तो उन भेदों में जितने चिन्ह कारक चिन्हों में प्रयोग किए जाते हैं उनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। यानी कारक जो कुल 8 प्रकार के होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कारक को जानना इसमें आवश्यक है। अगर आप कारक जानते रहेंगे, उसके चिन्ह जानते रहेंगे, तो आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी कारण से आप में से किसी को कारक की जानकारी नहीं है, कक्षा 8 में आपने उसे पढ़ा होगा, तो आप उन चीज़ों को दोहरा अवश्य लीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको तत्पुरुष समास के भेद पढ़ा देती हूँ, ये सोच के कि आपको कारक आता होगा, लेकिन मैं उसके साथ चिन्ह आपको बताती चलूँगी ताकि आपको चिन्हों से परिचित करा दूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें आती रहें। तो अब मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो मैंने ये आपको नाम गिना दिए। आप किसी पुस्तक का सहारा लेके इसको छोटी कक्षाओं की पुस्तक से एक बार इसको दोहरा लीजिएगा और इनके चिन्हों से भी परिचित करा दूं आपको कि कर्ता, हम लोग छोटे में ये जानते हैं कि इसको रट लिया जाता था, तो हम इसके चिन्हों को रट लेते थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की, का के की, रा रे री और संबोधन हे अरे। ये तो हुए इनके चिन्ह। अब इन चिन्हों को अगर आपने याद कर लिया है तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। कारक के जो 8 भेद होते हैं उनमें से पहले नंबर पे आने वाला कर्ता कारक और 8वें नंबर पे आने वाला संबोधन निकाल दिया जाएगा, तो शेष बचे कुल 6 जो कारक के नाम हैं उन्हीं नाम से तत्पुरुष समास के भेदों की नाम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 6 तो ये हो गए, एक इसके अलावा अतिरिक्त आता है जिसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। उसको मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको समझाऊंगी।
इस प्रकार यदि देखा जाए तो तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। अब पहली बारी आती है कर्म तत्पुरुष की। सबसे पहला नंबर है कर्म तत्पुरुष। कारक की बात जब मैंने आपसे की तो आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह होता है को। तो कर्ता तो लिया नहीं जाता, तो हम सीधे कर्म तत्पुरुष पे आ गए। तो इसका पहला नाम है कर्म तत्पुरुष। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इस समास में दोनों पदों के मध्य से कर्म कारक चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने इसको गोला बना के अलग कर दिया है, इतना ही। को जो चिन्ह है, यहाँ अलग से भी लिख दूं, चिन्ह को, ये दोनों पदों के मध्य से लुप्त रहता है। अब देखिए कहा जा रहा इस समास के दोनों पदों के मध्य से। अब दोनों पद क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था गंगा जल, आपको बताया था गंगा जल, यहाँ मैं लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, गंगा जल। अब इसमें 2 पद हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पद हुआ गंगा और दूसरा पद हुआ जल। इसी को कहते हैं दोनों पदों के मध्य से। कोई भी जितनी बार भी हम परिभाषा बोलेंगे, इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको हम कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद। अब अगर बोलचाल की भाषा में इसको आपको समझा दें तो पूर्व पद को पहला पद और उत्तर पद को दूसरा पद भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये आपके समझने के लिए। तो कभी भी ये कोई कहे कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से, तो आपको किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब अंतिम पद। तो इस दोनों के मध्य से चिन्ह को छुपा रहेगा, लुप्त रहेगा। लोप मतलब छुपना, गायब होना। तो इन दोनों पदों के मध्य से चिन्ह को का लोप रहेगा, यानी वो गायब रहेगा। आगे मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। ग्रामगत लिखा है, मैं आपको चिन्ह रेखांकित कर दूं, को। तो देखिए ये आपका कर्म तत्पुरुष है। ग्रामगत, गत का मतलब होता है जाना, संस्कृत के शब्द से बना है। ग्राम मतलब गांव, तो गांव को गया, ये इसका विग्रह हुआ। ये आपका जो है विग्रह है, ये विग्रह है। लेकिन चिन्ह देखिए यहाँ पर को आ रहा है, चिन्ह को आ रहा है, तो ग्राम को गया, ये आपका विग्रह हो गया। यहाँ को चिन्ह आ रहा है, यानी ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है। यश प्राप्त है, यश प्राप्त, इसका विग्रह हुआ यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। देखिए इसमें भी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह को लगा है, और जब समस्त पद बनाए तो यश प्राप्त हो गया, लुप्त हो गया वो चिन्ह को। तीसरा है परलोक गमन। अब पहला पूर्व पद इसका परलोक है, उत्तर पद इसका गमन है। दोनों के मध्य से चिन्ह को छुपा के परलोक गमन लिख दिया गया, बना दिया गया। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? परलोक को गया, गया हुआ या गया, तो ये इसका विग्रह हो गया। इस आधार पर परलोक गमन ये जो है इसका विग्रह हुआ। तो तीनों ही उदाहरण में देखिए चिन्ह को आ रहा है,
यानी ये तीनों उदाहरण जो हैं वो क्या है, कर्म तत्पुरुष। मैं संक्षिप्त में त लिख के बिंदी लगा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये तीनों जो हैं इसी को कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, और इन उदाहरणों में से चिन्ह को लुप्त हुआ है। आगे बढ़ती हूँ। अब दूसरा तत्पुरुष का जो भेद है वह है करण तत्पुरुष। अब मैं आपको वापस फिर कारक पे लाती हूँ। कर्ता ने, कर्म को और करण से, यानी करण कारक का जो चिन्ह है वो है से। ये आपका करण कारक का चिन्ह है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इस समास में दोनों पदों के मध्य से करण कारक चिन्ह, जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी, संस्कृत में उसी करण कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हिंदी में हम कारक कहते हैं, संस्कृत में उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आप संस्कृत कक्षा 8 तक पढ़े होंगे तो आपने इन चीज़ों की जानकारी ली होगी। तो करण कारक चिन्ह से का लोप रहता है, गायब रहता है। उदाहरण देखिए, कष्ट साध्य। अब इसका विग्रह करिए। कष्ट से साध्य, तो साध्य मतलब जुड़ा, कष्ट से जुड़ा हुआ, कष्ट से भरा। तो यहाँ पर कष्ट साध्य में से आ गया, यानी ये करण तत्पुरुष है। दूसरा शब्द है भयाकुल। अब इसका विग्रह करेंगे। भय से आकुल या व्याकुल, जो व्याकुल शब्द है उसी के लिए आकुल शब्द भी कहा गया है। भयाकुल, भय से आकुल। तब यहाँ पर भी देखिए विग्रह करने में से जोड़े, और जब इस विग्रह वाले शब्द को समस्त पद बनाए तो बन गया भयाकुल, यानी इस शब्द से जो है लुप्त है, से जो है वो लुप्त है, तो बन गया भयाकुल। फिर आ गया अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित शब्द है, अकाल पीड़ित, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित। अब ये अकाल से पीड़ित में से चिन्ह जो है वो करण कारक का है, इसलिए इस समास का जो नाम है वो है करण तत्पुरुष। सब में आपके तीनों उदाहरणों में से चिन्ह लुप्त है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? करण तत्पुरुष। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब तत्पुरुष समास के तीसरे भेद पर आ जाते हैं। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ये देखिए, तो इस समास में दोनों पदों के मध्य से संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप है। अब आगे मैं उदाहरण पढ़ती हूँ, उदाहरण आपको समझाती हूँ। के लिए गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ पर देखिए के लिए आया है, यहाँ पर के लिए आ गया है, तो इसके मतलब ये कौन सा समास का भेद हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। क्योंकि कहा गया है कि दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, पहले पद और अंतिम पद के मध्य से चिन्ह के लिए का लोप है। उदाहरण मैंने आपको समझाया, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला मतलब होता है घर। पाठशाला जिस विद्यालय जिसका मतलब होता है,
तो यहाँ जब पाठशाला शब्द आया तो पाठशाला शब्द के लिए कहा गया पाठ के लिए शाला, यानी पढ़ाने के लिए घर। तो यहाँ पर भाई देखिए आपका चिन्ह आया आपका के लिए, तो यानी कि ये भी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष हुआ। अब मैं तीसरे उदाहरण पे आती हूँ। हथकड़ी, हथकड़ी। अब यहाँ पर कहा गया हथकड़ी किसको कहते हैं, हाथ के लिए जो कड़ी, जो हाथ में कड़ी पहनाई जाती है उसे हथकड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका विग्रह कैसे होगा, हाथ के लिए कड़ी। तो संप्रदान का चिन्ह देखिए इसमें आ रहा है जब विग्रह कर रहे के लिए, यानी कि के लिए चिन्ह आते ही आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष संप्रदान है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको कारक चिन्हों को पहले से रट के रखना है, पढ़ के रखना है, अन्यथा वो चीज़ें आपको अचानक समझ में नहीं आएंगी। आप अगर उन चीज़ों को दोहरा के रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हो गया हथकड़ी। तो मैं आपको बता दूं आगे, और इतना मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसमें मैंने आपको कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, साथ में उसके बाद मैंने आपको संप्रदान तत्पुरुष, तीन आपको मैंने बता दिया, तीनों के चिन्ह और उसके उदाहरण समझा दिए। अब बारी आती है अपादान तत्पुरुष की। तो अपादान तत्पुरुष समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष यानी करण कारक और अपादान कारक के बीच का जो अंतर है वो समझा दूं, क्योंकि दोनों का जो चिन्ह है वो से है, दोनों के चिन्ह से हैं। अब करण का से देखिएगा, करण का भी से आता है और अपादान का भी से, चिन्ह दोनों के बराबर हैं, लेकिन फर्क ये है कि इसमें जुड़ाव होता है। ये आपका जुड़ाव है, ये जुड़ा है। इसका एक उदाहरण दे दूं कि राम कलम से पत्र लिखता है, यानी कलम जो है वो राम के हाथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर से जो है वो करण कारक है, लेकिन अपादान कारक में होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो गए, तो ये अपादान कारक का जो चिन्ह है वो अलगाव है। मैं छोटा छोटा यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस चिन्ह का क्या मतलब है, अलगाव। तो अपादान कारक में से जो होता है वो अलगाव का प्रतीक है, करण कारक में जो से आता है वो जुड़ाव का प्रतीक है। यही दोनों में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो गई, निकल रही है, तो वो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। घोड़ा सवार घोड़े से गिरता है, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। बच्चा छत से गिरता है, अलग हो रहा है, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है अपादान तत्पुरुष पढ़ने के पहले। तो मैं आपको अपादान तत्पुरुष समझा देती हूँ कि इस समास में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह से अलगाव का प्रतीक लुप्त रहता है, लोप रहता है। उदाहरण आपको समझा दूं, गुणहीन, उदाहरण है गुणहीन। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुण से हीन। फिर दूसरा शब्द है देश निकाला, उसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश से निकाला। तीसरा उदाहरण है धनहीन, तो उसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा
धन से हीन। अब ये सारे विग्रह में देखिए से आया है, थोड़ा मैं अलग कर दूं। ये जो से आया है ये जो है अलगाव का प्रतीक है। अलगाव द्योतक अलगाव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर ये अपादान कारक हुआ। यानी कि इस समास के दोनों पदों के मध्य से अलगाव का प्रतीक चिन्ह से जो है वो अलग होने का प्रतीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसके चलते मैंने आपको तीनों उदाहरण समझाए जिसमें कि से चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ पर से चिन्ह जो है वो अलगाव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। इतनी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और इसके इतना आपने अगर दोहरा के रखा है, मैंने 4 आपको तत्पुरुष समास के भेद पढ़ा दिए हैं, 3 अभी इसमें शेष बचे हैं, जिन तीनों को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। फिर आप इन तीनों के भेद को यानी तत्पुरुष समास के बाकी बचे तीनों भेदों को समझेंगे, और साथ में आगे जो समास के भेद के अन्य समास के जो भेद बचे हैं तत्पुरुष के अलावा, उसको भी मैं समझाऊंगी। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तक अपादान तत्पुरुष के 4 भेद पढ़ा रही हूँ। इतना आप दोहरा के रखिए, ताकि मैं अगली कड़ी में अगले वीडियो में जब आपसे मिलूं तो ऊपर की चीज़ों को पूछूंगी और फिर आगे की चीज़ को आपको समझाऊंगी। इसलिए आज का ये जो आपके तत्पुरुष के भेद पढ़ाने में आपके पास थी, उसको मैं आज यहीं समाप्त कर रही हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में समास के शेष भाग के साथ।